दोस्तों नमस्कार। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। और मैं आज टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं वर्तमान में सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हूं। और मैंने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने दे दिया है। अ, हिंदी अधिकारी के रूप में मैं चयनित हूँ। और यूपीएससी में ईपीएफओ के हिंदी अधिकारी का मैंने इंटरव्यू दिया है, और सीडीएस से लेकर के अन्य तमाम सारी परीक्षाएं हैं जिनके इंटरव्यूज वगैरह मैंने दे रखे हैं। मित्रों, मैं देखता हूँ कि चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके सिलेक्शन में। विशेष तौर पे जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं उनमें लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज का जो पोर्शन है, बहुत अच्छे तरीके से रहता है। तो हिंदी भाषी राज्यों में विशेष तौर पे हिंदी भाषा पर अधिक जोर जोर दिया जाता है, और लगभग 25% 25 से 30% जो एग्ज़ाम का पोर्शन होता है वो लगभग हिंदी भाषा का होता है। तो हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। समास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। कोई भी कंपटीशन हो, 4 से 5 सवाल अमूमन उसमें पूछे ही जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। चाहे आप कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक की बात करें, समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप अछूते नहीं रहेंगे। समास के प्रकारों की बात करें हम, समास के प्रकारों की बात करें हम तो समास लगभग समास मुख्य तौर पर 6 प्रकार के होते हैं। और हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। छह कौन से प्रकार होते हैं? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययीभाव समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विग समास, और छठवां बहुब्रीहि समास। जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसी हिसाब से मैं सहूलियत के हिसाब से आपको आगे आगे पढ़ाते जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा बड़ा समास है और महत्वपूर्ण समास है। इसके लिए आपको थोड़े बैकग्राउंड की भी जरूरत हो इसके लिए आपको थोड़े बैकग्राउंड की भी जरूरत होती है। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताते बताते इस समास को आपको मैं समझाऊंगा। तत्पुरुष समास जो है, इसके भी 6 प्रकार होते हैं। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, प्रकारों में प्रकार होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है अगर आपको कारक आते हैं तो। कारक आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग आठ आठ कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का कीरे, अधिकरण में पर, संबोधन है वरे। इसमें पहला और आखिरी छोड़ करके बाकी बीच के जो कारक हैं, 6 कारक हैं, इन सभी का एक प्रकार होता है। उ- उसी हिसाब से समास के नाम होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा जो 6 इसके प्रकार हैं वो कौन से हैं। पहला प्रकार है कर्म तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास जो होता है, सपोज आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल है, ये जैसे सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय को हम ब्रेक करेंगे तो इसको सबको प्रिय, सबको प्रिय। तो हमने डिकोड किया कि इसमें को जो है वो आ रहा है, इसमें छिपा हुआ है। तो अगर ये एग्जाम्पल हमें कोई देता है और पूछता है इसमें कौन सा समास है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा। या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको तत्पुरुष समास, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको कर्म तत्पुरुष समास। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। विशेष तौर पे तत्पुरुष समास मिलता है। तो मित्रों, आपने देखा कि इस समास को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे पता किया। इसी तरह से ये वाला समास है, दूसरे नंबर का समास। जैसे हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। से से हमने पता कर लिया इसमें कारक है, और कारक से हमने पता कर लिया कि तत्पुरुष समास है। इसी हिसाब से
देशभक्ति। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति। तो के लिए हमने डिकोड कर लिया। उसी उसी तरीके से पाप मुक्त, पाप से मुक्त, हमको पता चल जाएगा इसमें कौन सा समास है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मतलब अगर कोई हमको शब्द दिया हुआ है और हम उसको अगर तोड़ते हैं और हमें कोई उसमें कारक अगर मिलता है, ने और हे हो अरे को छोड़ करके कोई भी कारक अगर हमें मिल जाता है तो हम सीधा ऑप्शन लगा सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। अगर उसमें भी प्रकार अगर पूछे हैं, जैसे आ जाएगा आपको अधिकरण, अधिकरण का मैं बोल उसमें अगर ऑप्शन दिया है अधिकरण तत्पुरुष और ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और तत्पुरुष दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, इनमें से एक ऑप्शन आएगा तो आप मार ही दोगे। तत्पुरुष आएगा तो तत्पुरुष मार दे, अधिकरण तत्पुरुष आता है तो अधिकरण तत्पुरुष मार देना। इसी तरह से ये जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। तो दोस्तों आपको समझ आया किस तरीके से तत्पुरुष समास जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं। अ, आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा कारक आना चाहिए, कारक जो आपने 8वीं में सीख ही लिए होंगे, नहीं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बहुत शानदार और अच्छा समास है ये। इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। दो प्रमुख ट्रिक होती हैं इसमें। उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, अगर कोई शब्द आता है अगर उसमें उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, या कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें किसी शब्द की बारंबारता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। उपसर्ग क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। प्रत्यय उपसर्ग दोनों साथ में ही होते हैं। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे होता है। प्रत्यय मतलब पीछे, पा, पा, पीछे, ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और जो पीछे हो गया अब उपसर्ग आगे आगे हो जाएगा। जैसे अगर प्रति उपसर्ग है तो प्रतिदिन, ऐसे कई आप शब्द बना सकते हैं। अनु है अनुकूल, अनुगामी। इस तरह के अगर उपसर्ग आपको किसी शब्द में देखने को मिलते हैं तो वहां पे अव्ययी समास होता है। जैसे अगर आपसे पूछा है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा समास है, सिंपल था अव्ययी भाव समास। अगर आपसे पूछे, हाँ, तो अगर प्रत्यय किसी में आपने पता कर लिया है तो वहां पे अव्ययी समास होगा। ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक है और बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। किसी शब्द की बारंबारता, हम इस पे बात करते हैं। सपोज रातों रात, रातों रात लिख के आ गया। अंधाधुंध कौन सा समास है, रिपीटिशन हो रहा है, अव्ययी भाव समास। सिंपल है, बहुत सिंपल है, अव्ययी भाव समास। तो दो समास आपके क्लियर हो गए। अब तीसरे समास की ओर हम बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है द्वंद्व। किसी भी द्वंद्व किनके बीच में होता है, जो अपोजिट चीजें होती हैं उनके बीच में द्वंद्व होता है। अगर आपको किसी कोई ऐसा वर्ड मिल जाता है जहां पे अपोजिट है और लग रहा है कि इनमें द्वंद्व हो सकता है तो वहां द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल के तौर पे देवासुर, देव, असुर। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं रात दिन लिख के आ गया, रात दिन, रात दिन। ये थोड़ा ये थोड़ा याद रखेंगे, ये बीच में जो डैश होता है ये भी पता करने का एक अच्छा तरीका है। अगर ये किसी शब्द के बीच में आ जाता है तो वहाँ पे आंख बंद करके आप द्वंद्व समास लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगला कारण है, अगला
अगला जो समास है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेष तौर पर जो ट्रिक होती है वो ये है जो करके बीच शब्द छुपा होता है जो। है जो, अगर है जो आपको बीच में मिल जाता है तो आप इसको कर्मधारय करके लगा सकते हो। इसमें एक तरीका और होता है विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष से क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आप बताता हूँ। सपोज नील कमल, नील कमल, नील, ये क्या है, नीला क्या है, विशेषण है उसकी, उसका विशेषण है। और विशेषण किसका है, कमल का, तो ये हो गया विशेष से। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है, और क्या विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, ये तो आपको पता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, कर्मधारय समास है जो, अगर बीच में नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, सफेद है जो, श्वेतांबर, महावीर, महान है जो वीर। इस तरीके से अगर है जो बीच में छिपा हुआ है तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। सबसे इम्पोर्ट और दो समास बचे हुए हैं, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, देखो, सबसे पहले हम द्विगु समास को समझते हैं। द्विगु समास, जैसे कि आप इसके नाम से पता कर सकते हैं कि द्विगु, द्वि, द्वि, ये एक संख्या सूचक शब्द है। क्या है, संख्या सूचक शब्द है। अगर किसी शब्द में शुरुआत में संख्या सूचक शब्द आ जाता है तो उसको मान के चलते कि उसमें द्विगु समास है। लेकिन एक उसमें एक कंडीशन होती है, तो मैं बहुब्रीहि में बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे त्रिवेणी 3, नवग्रह 9, पंचमढ़ी 5। तो आप देख पा रहे हैं इसको, इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन वो बहुब्रीहि के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप दिमाग में ये पता करके, ये दिमाग में रख के चलिए कि अगर इस तरह का कोई नंबर आता है किसी में तो उसमें द्विगु समास है। आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, नंबर आ गया, नंबर, और नंबर इसमें भी द्वि, और इसमें भी नंबर है, इसमें भी नंबर है, नंबर है। तो नंबर वाली जो चीजें हैं वो हम अगर देखेंगे तो उसमें द्विगु समास है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या रिलेशन है, बहुब्रीहि समास जो है वो द्विगु समास के हमेशा ऊपर होता है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहु मतलब भारी, अगर भारी कोई चीज, भारी चीज है तो वो हल्के के ऊपर रहती है। उसी इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दशानन, बहुब्रीहि समाज में क्या होता है कि जो शब्द आपको दिया होता है उसका कोई और मतलब होता है, उसका कोई और मतलब होता है। अगर इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इस तरीके की चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो 10 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो इसमें द्विगु समास होगा, नहीं। दशानन, दशानन मतलब रावण को बोलते हैं। चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु को बोलते हैं। आप देख रहे हैं ना, एक तीसरा मीनिंग छुपा हुआ है, तीसरा मीनिंग छुपा हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है वो पता करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल कभी कभी ऐसा आ जाता है, उदाहरण के तौर पे, कि आपको कोई, आपको सपोज दिया हुआ है, अ, चलो चतुर्भुज दिया हुआ है, तो इसमें एक तरीके से द्विगु समास भी हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के और
एक ऑप्शन में दिग दिया हुआ है, एक में दिया है बहुब्रीहि। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम हमेशा बहुब्रीहि को ही चूज करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। लगभग अ, 6 समाज थे और हमने छः के छः समाज पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ।